देख रहे थे हम लोग मॉडरेट्स के बाद जो सेकंड एस्पेक्ट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है वो है एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, तो ये लोग जो बोलते हैं कि हमको राइट्स दे दो, तो ये लोग बोलेंगे हम कह के लेंगे, हम लोग आपके अधिकार ठीक है छीन के ले लेंगे। ओके, तो आजादी हम लेके रहेंगे। ये पूरा का पूरा स्वराज वाला जो सिद्धांत था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल अचीव इट, तो उसकी शुरुआत यहाँ पे जो होगी जिसे कहते हो आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ। ओके, तो थोड़े चरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे और इनके साथ ही थोड़ा बहुत इर्द गिर्द बैकग्राउंड के अंदर चलता रहता है। हम लोग थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट का, उसके बाद जो बंगाल का जो विभाजन है, जो बंगाल का पार्टीशन है, स्वदेशी आंदोलन, वो नेक्स्ट फेज के अंदर। अब आप देखिए कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का भारत के अंदर उद्भव क्यों होता है, उसके पीछे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। एक नया ग्रुप उभर के आ रहा था, 1900 के आसपास का समय था। दिस वाज अ टाइम समवेयर अराउंड 1900s and there was this emergence of new groups who started demanding new things। इसने डिमांड कर दिया कि आप पुरानी जो आइडियोलॉजी है उसको बंद कर दो। दे वर क्रिटिकल ऑफ आइडियोलॉजी एंड ओल्ड लीडरशिप। बोले ये क्या मांगते रहते हो, बोले थोड़ी मांगने का है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोले ठीक है, तो इसके लिए बोला गया ना कह के लेंगे। तो एंग्री यंग मैन आ रहा था, बोले दे अडॉप्टेड स्वराज एज ए गोल। हिंदी पिक्चर्स के अंदर भी यही हुआ। 1950s के मूवीज देखेगा तो आपको कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। 1780s में आते आते ये लोग बोल देंगे कि भाई हम लोग ठीक है एंग्री यंग मैन है। तो यहाँ पे भी 1900s के आसपास जब आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखोगे तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स। और ये पुराने जितने भी लोग थे बूढ़े बूढ़े सत्याए गए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सो दे वर डिससेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ कांग्रेस और इसके कारण ही इन्होंने पूरी की पूरी आइडियोलॉजी बदल दी। ठीक है, तो विक्रम चंद्र चटर्जी करके एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो बोलते हैं कांग्रेस के अंदर प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियंस थे। बोले सत्ता के लालचू लोग रहते थे ये जितने भी आपके मॉडरेट्स थे, और इनसे कुछ नहीं होने वाला, जो भी होने वाला है वो हमसे होने वाला है। ठीक है, तो आई डोंट ऑलवेज गेट एंग्री, व्हेन आई गेट एंग्री आई बिकम बॉलीवुड सुपरस्टार। ठीक है, तो इनके साथ भी यही पूरा का पूरा मुद्दा रहता था। हमको ये देखना है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रवाद कैसे पनप के आ रहा था, तो वैसे ही ये उग्रवाद, ये आपकी चरमपंथी विचारधारा थी, वो क्यों इतनी बढ़ के आ गई। ओके, एक तो पहला मैंने आपको बताया जो नेशनलिज्म के साथ साथ जो थियरीज जुड़ी हुई थी, वही थियरीज इसके साथ भी होगी। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेशन ऑफ ब्रिटिश रूल 1900 के आसपास आते आते सब पर्दा बाहर निकल चुका था और हमारे लोगों की जो इकोनॉमिक मिसरीज थी, हमारे जो किसान थे, उनका शोषण भी लोगों को पता चल रहा था। ऑलमोस्ट फेमाइन के आसपास तक आते आते करीबन 1896 से लेके 1900 तक आते आते 90 लाख लोग मारे जाते थे आपके अकाल और उसके कारण। ओके, so these people were getting angry that the government was not doing anything। और यहाँ पे आप लोग इतनी सारी चीजें डिमांड करते रहते हो, कंटिन्यूसली प्लेग हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, और इन सब के पीछे हमारा जो एंग्री यंग मैन का जो खून था वो मान रहा था कि भाई इसके पीछे अंग्रेज जिम्मेदार है। लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। मैंने बताया कि राजद्रोह का केस लगा के अंग्रेज डायरेक्ट आपको ससुराल भेज दिया करते थे। इनको ये चीज भी पसंद नहीं आ रही थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, आपकी प्रेस की जो पूरा का पूरा गला घोटने का काम किया अंग्रेजों ने, ये चीज भी हमारे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे 1900s के आसपास जो उभर के आ रहे हैं, उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट होगा, लॉर्ड कर्जन हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की गंगा जमुना को दबाने की कोशिश करेगा, ये चीज भी बूमरैंग की तरह चल रही। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक कॉन्फिडेंस आ रहा था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ रहा था, और यहाँ पे एक फीलिंग आ रही थी दैट ओनली द मासेस वर केपेबल ऑफ मेकिंग द इमेंस सैक्रिफाइसेस। बोले हमको जना होगा और यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत बलिदान भी देना पड़ेगा। ये फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देती रहती थी। ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद के अंदर जैसे एजुकेशन बढ़ा, वैसे ही एक्सट्रीमिज्म के थ्रू भी यहाँ पे आपको एजुकेशन हेल्प करता रहेगा। एजुकेशन के साथ साथ हुआ ये कि यहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही थी, और इसके कारण जब हमारे लोगों ने सीखने के बाद पता चला कि दिस इज HDI, दिस इज पॉवर्टी, दिस इज BPL, ये सब चीजें हमारे ऊपर लागू हो रही थी। बोले कुछ भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत था, हमारे लोग गरीब के गरीब रह रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थॉट कि हमको कुछ करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। एसेंशियली एक और रीजन बोला जाता है, वो है वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण। ये लोग बहुत ही क्रिटिकल थे और इनकी क्रिटिकल आइडियोलॉजी के तहत इनको लगता था कि अंग्रेज हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमीकरण के तहत, और इसको भी बंद करना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन एंड सेंस कॉलोनियल डिजाइन्स टू सबमर्ज द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति खतरे के अंदर है और ये खतरे को आपको बचाना है तो अंग्रेजों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और बोले फोर्स का थ्रू ही यूज करना पड़ेगा। They were also dissatisfied with the achievements of the moderates
आपकी जो मॉडरेट कम्युनिटी थी, इनसे भी ये लोग बहुत नाराज हो गए थे और इनका मानना था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बोले छोड़ दो तुम, ठीक है। सो दे वर स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द मेथड अडॉप्टेड ऑफ पीसफुल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। बोले मॉडरेट कुछ नहीं कर पाएंगे, बोले ये क्या मांगते रहते हो, बोले तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, ओके। सो इनका कहना यही था कि हम हमारे हिसाब से करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो आपके गवर्नर जनरल आए 1905 के आसपास, लॉर्ड कर्जन, उनकी पॉलिसीज भी बहुत ही अव्वल नंबर की थी, तो उसको लेके भी ये लोग ज्यादा नाराज हो गए। 7 साल का रूल कर्जन का बहुत ही खराब था बंगाल के लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को विभाजन कर दिया, उसको लेके भी बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था और इन लोग ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हमने लास्ट का इसके पहले वाली स्लाइड्स देखी, उसके अंदर भी यही देखने को मिलता था कि द डिफीट ऑफ द इटालियन आर्मी बाय द इथियोपियंस 1896 के अंदर मैंने देखा कि किस तरह से इथियोपियंस इटालिया को हरा देते हैं, तो इन लोग की भी थोड़ी शक्ति बलवान हो गई थी। बोयर वॉर्स व्हेन द ब्रिटिश सफर्ड सम काइंड ऑफ डिफीट, 1899 से 1902 अफ्रीका के अंदर होता है बोयर कम्युनिटी, ठीक है, वहां पे भी इनको फटका पड़ा। जापान विक्ट्री हुआ, रशिया, छोटा जापान नाम का जो कंट्री था वो रशिया को हरा देता है। इट डिमोलिश द मिथ ऑफ द यूरोपियन इनविंसिबिलिटी, कि यहाँ पे अंग्रेज एक एस्टेब्लिश फोर्स की तरह एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको कोई भी हरा सकता है। और ये सब चीजों को लेके भी हमारे लोग एक्टिव हो गए और यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। नेशनलिस्ट मूवमेंट चलता रहता है 1900 के आसपास। आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, चाइना, सब जगह को लेके यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज्म आपको बाहर की इन्फ्लुएंस करता रहेगा। फाइनली यहाँ पे एक मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट भी उभर के आ रहा था जो बोलता था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो मिलिटेंट अप्रोच टू पॉलिटिकल वर्क, इसके पहले जो भी पॉलिटिकल वर्क हो रहा था वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को छोड़ के ये लोग थोड़ा बहुत बोल रहे थे कि आप मारोगे, आप हमको नहीं दोगे अधिकार तो हम आपको मार के भी ले लेंगे। तो ए के दत्त, औरोबिंदो घोष, विष्णु शास्त्री, चिपलुंकन ब्रदर्स, तिलक, ये सब के पीछे एक ही था, वो था स्वराज। तो स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, हमारा आजादी की जो पूरी की पूरी लड़ाई होगी उसके पीछे आपका स्वराज का पूरा आइडियोलॉजी होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत होगी, सीधी कार्रवाई की जरूरत होगी, तो सीधी कार्रवाई भी करेंगे और साथों साथ अगर हमको खुद का पर्सनल बलिदान भी देना पड़े तो पर्सनल बलिदान देने के लिए भी तैयार है। तो ये 7 से 8 मेन कारण थे, इसके कारण ही बंगाल के अंदर या भारत के अलग अलग विभिन्न राज्यों के अंदर आपको ये चरमवादी जो विचारधारा है वो पनपनी शुरू हो जाती है। जैसे हमने मॉडरेट के लीडर्स देखे थे उसी तरह से हम लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। मेन इनके 4-5 लीडर्स थे, कभी कभी प्रश्न पीटी के अंदर पूछ जाते हैं। एक तो थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं उनको। इनके 2 न्यूज़पेपर से, एक तो थे केसरी और दूसरा था मराठा, दोनों के साथ ये जुड़े हुए हैं। केसरी आपका मराठी के अंदर आता था और मराठा इंग्लिश के अंदर आता था, ओके। लाला लाजपत राय, इनको 1828 के अंदर खास याद रखेगा कि जो सॉन्डर्स का जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस था इसके साथ जुड़ा हुआ है। इनको लाठी लग जाती है और इसके बाद भगत सिंह एसेंशियली उनका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स का मर्डर करते हैं और शहीद दिवस आपको पता ही होगा 23 मार्च 1931 लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन। एक थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तो ये भी नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे बंगाल के अंदर, इनका भी कंट्रीब्यूशन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के तहत बोला जाता है। और चौथे लीडर थे आपके औरोबिंदो घोष, ठीक है। तो इनकी जैसे वो 4 चंडाल चौकड़ी थी, लाल बाल पाल और घोष, ठीक है। तो ये लाल बाल पाल और घोष का पूरा आइडियोलॉजी है। अब आप देखेगा कि स्वदेशी आंदोलन के बाद सबकी टाइटा फिक्स हो जाती है। इनको भेज दिया जाता है रंगून, ये चले जाते हैं अब्रॉड, ये बोल देते हैं कि मैं रिटायर हो जाता हूँ और ये तो सन्यासी ले लेते हैं। आज की तारीख में मॉडर्न डे पौंडीचेरी, वहां पे ऑरोविल करके जगह है, ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाएंगे, ओके। सो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, मैंने बताया कि आप फोर्स यूज करने की कोशिश करोगे तो सरकार आपके सामने फोर्स ही यूज करेगी, ठीक है। तो ये चीज इनके थ्रू आपको जानने को मिलती रहती है, ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी।